मेरे प्यारे, आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। तो संख्या है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो संख्या दो रूप में होती है, एक सिंगल फॉर्म में और एक सिंगल से ज़्यादा। जैसे 1, 2, 3 ये आपका हो गया सिंगल फॉर्म, और डबल फॉर्म या डबल से ज़्यादा 1, 2, 3, 1, 0, 0 ये सब। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं। इसके दो रूप हो गए। पहला है जो सिंगल रूप में है उसको क्या कहते हैं। तो जो सिंगल रूप में है उसको हम लोग अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और जो सिंगल से ज़्यादा रूप में है उसको हम लोग संख्या कहते हैं। सिंगल से ज़्यादा रूपों में जो होगा उसको हम लोग संख्या कहेंगे, और जो सिंगल रूप में होगा उसको हम लोग अंक कहेंगे। तो अंक का डिफिनीशन क्या हो गया? 0 से लेकर 9 तक ये आपका अंक कहलाएगा, और 10 से लेकर अनंत तक, और 10 से लेकर 10 से कहाँ तक? अनंत तक, ये आपका संख्या कहलाएगा। तो अब नो डाउट अब आप लोग समझ गए होंगे कि अंक क्या है और संख्या क्या है। तो अंक 0 से 9 तक को हम लोग अंक कहेंगे, और 10 से अनंत तक यानी जहाँ तक हम लोग गिन सके उसको क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। अब है कि संख्या पद्धति के सवालों को हल करने के लिए हम सभी को इसके बारे में कुछ जानना होगा, इसके कुछ छोटी छोटी बातें को जानना होगा। जैसे पहला है प्राकृत संख्या, उसके बाद है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इन सभी के बारे में जानना होगा, तब जाकर के आपके जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी का आप हल अच्छी तरीक़ा से कर पाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या है? तो जहाँ से हम लोग गिनती गिनना शुरू करेंगे, तो हम लोग गिनती कहाँ से गिनते हैं? 1 से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि जहाँ तक जा सके। यानी इसका परिभाषा हो गया कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। दैट फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 ... इसका मतलब हुआ कि आप अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग n से सूचित करते हैं। n से इसलिए क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर। तो इसके समुच्चय को हम लोग n से सूचित करते हैं। तो समुच्चय यदि लिखना रहेगा कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को दर्शाएं, तो कैसे दर्शाएंगे? n लिख करके इसको मंझली कोष्ठ के अंदर कर देंगे, जैसे 1, 2, 3। ये आपका हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देने से जो प्राप्त संख्या होगा, यानी गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देने से, जो हमें संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। वह कौन सी संख्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है, यानी पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या को जब प्लस और माइनस के चिन्हों के साथ हम व्यक्त करेंगे, यानी पूर्ण संख्या क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, यानी 0, 1, 2, 3 इत्यादि। इन सारी संख्याओं को जब हम प्लस और माइनस चिन्हों के साथ व्यक्त करेंगे
तब वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। जैसे आप +1 लिख देते हैं तो यह बन जाता है पूर्णांक संख्या, -1 लिख दिए तो भी ये पूर्णांक संख्या। कहने का मतलब है कि पूर्णांक संख्या को जब आप प्लस के साथ और माइनस के साथ व्यक्त करेंगे यानी लिखेंगे, तब वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अगला पॉइंट है सम संख्या। सम संख्या क्या है? तो सम संख्या वे प्राकृतिक संख्या है जिसमें हम 2 से यदि भाग दें तो पूरा कट जाए, यानी शेषफल 0 बचे। सम संख्या किसको कहेंगे? तो वह प्राकृतिक संख्या जिसमें हम 2 से भाग दें तो वह पूरा कट जाए। जैसे आपको 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ... ये सारी जितनी भी संख्याएं हैं ये 2 से पूरा कट जाएगा। 2 से पूरा कट जाए वह सम संख्या कहलाएगा। ठीक है। अब प्रश्न कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाता है कि क्या ये जीरो जो है क्या सम संख्या है? क्योंकि ये भी तो 2 से यदि भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं तो भी यह पूरा कट जाता है 0 बार में। तो क्या 2 0 सम संख्या है? तो कहीं कहीं पे आपको यस के रूप में मिलेगा और कहीं कहीं पे नहीं के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे जितनी सारे भी प्रश्न आपको करना होगा तो वहाँ सम संख्या में 0 आपको नहीं लेना होगा, इसलिए कि सम संख्या का परिभाषा बताया जा रहा है कि सम संख्या वे प्राकृतिक संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्या का मतलब उसमें 0 शामिल नहीं है, और प्राकृतिक संख्या का मतलब है 0 शामिल नहीं, तो इसलिए 0 जो है सम संख्या नहीं कहलाएगा। तो ठीक है। अब इसका रूप क्या होता है, ये देखने में कैसा होता है? तो इसका रूप यानी व्यापक रूप जो होता है सम संख्या का 2n के रूप में होता है। किस रूप में होता है? 2n के रूप में होता है। जहां n बराबर कोई भी प्राकृतिक संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या। जैसे यदि आप n = 1 ले, चलिए आप 3 ले लीजिए, तो 2n यानी n के जगह पे आप 3 भरिए तो 3 दूनी हो गया आपको 6, जो कि 2 से पूरा विभाज्य है, कट जाएगा, इसलिए 6 क्या हो गया? सम संख्या। तो इसका रूप कैसा हो गया? 2n के रूप में हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? सम संख्या का अपोजिट कर देंगे तो बस विषम संख्या बन जाएगा। तो सम संख्या क्या था? वह संख्या जो 2 से पूरा कट जाए सम संख्या कहलाता है। अब उसका अपोजिट कर देंगे, जो न कटे यानी दुक्का से पूरा नहीं कटेगा उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया इत्यादि, ये सारी संख्याएं दुक्का के पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसलिए यह क्या है? ये आपका विषम संख्या है। ठीक है। और इसका रूप क्या होता है? तो इसका रूप जो होता है ये देखने में आपको किस रूप में लगेगा? 2n-1 के रूप में लगेगा। जहां फिर से वही बात दोहराएंगे कि n बराबर क्या होना चाहिए? n = प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, जहां प्राकृतिक संख्या के रूप में 1, 2, 3 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए आप यदि प्राकृतिक संख्या के जगह पर n के जगह पर 1 रखते हैं यानी n = 1, तो क्या होगा? 2 × 1 - 1 बराबर 2, 1 कम 2 घटाओ 1 बराबर 1। अतः हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं और रूढ़ संख्या को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो खुद से कटे या फिर
एक से कटे, यानी खुद से और एका से जो कट जाएगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है? अभाज्य संख्या शुरू आपको एक से नहीं होगा। अभाज्य संख्या शुरू आपको दो से होगा। दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या है? तो ये सभी संख्याएं आपको अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। अब अगला टॉपिक है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या जो खुद से भी कटे और किसी दूसरे संख्या से भी कटे उसे कौन संख्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहेंगे। यानी जो अपने आप से कटेगा और दूसरे संख्या से भी कटेगा, अपने से भी कटे और दूसरे से भी कटे, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे या फिर यौगिक संख्या कहेंगे। गेट फॉर एग्जाम्पल 6 यानी 6 जो है खुद से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसलिए 6 कौन सी संख्या कहलाएगा? 6 आपका भाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या जिसको आप लोग सह अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्याएं जिनका मसा एक हो, यानी 2 या 2 से अधिक संख्या रहेगा तो भी चलेगा। तो जिसका मसा क्या होगा? मसा एक होना चाहिए। जिसका मसा यानी HCF एक होगा वह असहभाज्य संख्या होगा, यानी सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 5 और 7 ये जो संख्या है सह अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका मसा एक है। चलिए मसा निकाल करके देखते क्या एक आता है। एक बार लगाएंगे 5 हो गया, 7 में से 5 घटेगा तो शेषफल 2 बचेगा। अब नहीं लगेगा तो 2 से भाग देंगे 5 में, तो 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 1। अब 2 का से 1 नहीं लगेगा तो इसलिए अब 1 से 2 में भाग दे देंगे 2 बार में, शेषफल आ गया 0। यानी किससे कटा? पूरा 1 से। तो इसका मसा कितना हो गया? 1। इसीलिए आपको ये जो संख्या है सह अभाज्य संख्या बोलिए, अच्छा रहेगा। यानी सह अभाज्य संख्या 5 और 7 कौन संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं परमेय संख्या के बारे में कि परमेय संख्या किसको कहते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है परमेय संख्या। परमेय संख्या किसको कहेंगे? जो बटा के रूप में हो। जो किस रूप में हो? बटा के रूप में। बटा के रूप कहने का मतलब अंश और हर के रूप में हो, अर्थात जो संख्या भिन्न के रूप में होगा वह परमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब जानते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे 4 कौन सी संख्या है? 4 एक तो प्राकृतिक संख्या भी है और ये परमेय संख्या भी है। क्यों परमेय संख्या है? आपको तो इधर इसके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर में तो है, अंश के रूप में केवल है, लेकिन हर के रूप में दिख नहीं रहा। तो दिख रहा है जैसे भगवान सभी जगह होते हैं उसी प्रकार एक भी सभी जगह होता है, गुणा में भी, भागा में भी, आगे पीछे सब जगह। तो देखिए हर के रूप में कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक छुपा हुआ है। तो
ये आपको कौन संख्या हो गया? भिन्न हो गया, भिन्न। और भिन्न ही तो है जो परमेय संख्या के रूप में जाना जाता है। नोट में आपको याद रखना होगा परमेय संख्या के रूप में कि जो नीचे वाला है हर ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि नीचे 0 हो गया तो वो परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा भाई? क्योंकि वो भिन्न है ही नहीं। जैसे 5/0, क्या यह परमेय संख्या है? तो कहेंगे ये परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। क्यों परमेय संख्या नहीं है? तो क्योंकि आपको यहाँ नीचे में 0 दिख रहा है, इस कारण से यह 5/0 परमेय संख्या नहीं है। अब जानते हैं कि परमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वो कैसा होता है। तो परमेय संख्या का जो दशमलव रूप होगा वो शांत भी होता है और अशांत भी होता है। यानी परमेय संख्या का दशमलव रूप, इसका दशमलव रूप, तो परमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होगा? परमेय संख्या का दशमलव रूप शांत भी होता है और अशांत होता है, अशांत होता है। शांत किसको कहते हैं? तो वह संख्या जो जिसमें यदि हर से भाग दिया जाए तो वह दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए। जैसे 5/2, दुक्का से 5 तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो दशमलव के बाद ये कट जाता है। क्या देखते हैं? 2 दूनी के 4, हाथ में बच गया 1, नीचे यानी शेषफल बच गया 1, दशमलव बैठाएंगे 10 हो गया, 2 बचे 10। अब यहाँ आपको रिमाइंडर के रूप में कुछ नहीं बचा, यानी दशमलव के बाद यह जो संख्या है 5 पूरा पूरा 2 से कट गया। अतः ये इसका दशमलव प्रसार जो है शांत हो गया। 5/2 तो परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत आवर्त होता है। अब अशांत किसको कहते हैं? अशांत किसको कहते हैं? पहले शांत किसको कहते हैं? यानी दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, वह शांत कहलाएगा। और जो दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटे उसे अशांत कहेंगे। जो दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटे, उसे दशमलव परमेय संख्या का अशांत रूप कहेंगे। और परमेय संख्या का अशांत कैसा होता है? अशांत जो होता है आवर्त होता है। आवर्त का मतलब क्या हुआ? आवर्त का मतलब होता है रिपीटेशन। दशमलव के बाद वही संख्या दोहराते रहेगा कि आखिर निश्चित अंतराल पे दोहरावे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है, किसको कहते हैं? इसमें आपको सीधा सीधी याद रखना है, जो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर में रहे, यानी जो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर में रहे और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2, तो 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह कौन संख्या हो गया? आपको अपरिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार √5 ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो अब जानते हैं इसका दशमलव रूप क्या होता है। तो इसका जो दशमलव रूप होता है, दशमलव रूप जो होता है अशांत अनावर्त होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपको प्रश्न बोर्ड पे लिखा हुआ है कि किसी संख्या के 2/3 का 2/3 60 है
तो वह संख्या क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न में दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष होता है और एक बायां पक्ष होता है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। वो कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए कि किसी संख्या के 2/3 का 2/3 आप प्रश्न में कितना लगा दीजिएगा, कहाँ पे कितना लगाना है, कितना है। तो किसी संख्या के 2/3 का 2/3 कितना है, 60 है। तो कितना जो है वहाँ पे बराबर का साइन आ जाएगा। तो हमको संख्या मालूम नहीं है, ठीक है, संख्या मालूम नहीं है। तो संख्या को हम मान लेते हैं, लेट इस संख्या इज इक्वल टू एक्स। संख्या क्या है, एक्स है। तो एक्स का 2/3 का मतलब 2/3, यानी एक्स का 2/3 का फिर 2/3 कितना है, कितना जो आया उसको बराबर के रूप में बदल दिए, कितना है तो 60 है। अब यहाँ पे आपको ये पूरा इक्वेशन के रूप में बन गया, यानी समीकरण के रूप में बन गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, चलिए कीजिए। ऊपर वाले को ऊपर से गुना, यदि आप गुना नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको जो कहते हैं छोड़ दीजिए, x गुना 2 बराबर। लेकिन आपको एक काम करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में कितना है, x गुना 2 अब गुना 1 करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। इधर कितना है, 60 गुना 3, इधर 60 है तो 3 से नीचे कितना है, 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 ये आपका हो गया। अब x बराबर कितना होगा, तो x बराबर इधर गुना के रूप में है 2, इधर आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा। 60 गुना 3 अब बटा में 2 गुना 2। अब देखिए काटिए इसको, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, कट गया, बच गया आपको कितना, 15 गुना 3 3 तिया 9, अब 15 नमा 35 से, यानी 135। तो वो संख्या क्या हो गया, आपका हो गया 135। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या का 26%, अब इसको उसी आधार पे पढ़ेंगे कि कितना है। तो किसी संख्या का 26% कितना है, 1040 है। तो संख्या मालूम नहीं है, तो कितना के बाद कितना को बराबर के रूप में लिखेंगे, 1040 को बराबर को उधर कर देंगे। जैसे अब हमको संख्या मालूम नहीं, तो संख्या क्या हो गया, संख्या बराबर x। तो प्रश्न के अनुसार किसी संख्या का यानी x का 26% कितना का जगह पर क्या करेंगे, बराबर का साइन देंगे। कितना है तो 1040, तो 1040 कर दिए, इतना हो गया। अब ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत का साइन हटाएंगे। तो साइन जब हटाते, चिन्ह हटाएंगे तो चिन्ह के बदले में नीचे में 100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, नीचे में 100 लिखेंगे। तो 26 बटा में कितना हो गया, 100 हो गया, बराबर कितना 1040। अब 1040 के नीचे कुछ नहीं तो एक, फिर से हम वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना 26, गुना में क्या, एक तो इतना ही रहेगा, 1040 गुना में कितना 100। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 1040 गुना 100, अब बटा में 26 से ये कट जाएगा, 104 है तो 26 चौचलोतल से एगो जीरो तो एगो जीरो, यानी 40 बार में कट गया। बचा क्या आपको, 40 गुना 100 तो कितना हो गया, 4000 हो गया। तो संख्या क्या हो गया, 4000। अब हमको संख्या मालूम हो गया कि 4000 है, तो 4000 का 3/4 कहने का मतलब है 3, और चौथाई जो आया है नीचे में
तो नीचे उसको कर देंगे, यानी 3/4 कहने का मतलब 3/4, 3/4। तो हमारे पास संख्या कितना आ गया? तो संख्या आ गया 4000। 4000 का 3/4 का मतलब गुना 3/4 करेंगे तो 3/4। 4 का से 4 कट गया एक बारी में, के गो जीरो, 3 गो जीरो, तो 1 2 3 जीरो। अब 1000 गुना 3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3000। तो वो संख्या का 3/4 क्या हो गया? 3000 हो गया।